Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंडक्टर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो उनमें क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं, किस टाइप से चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो किस हिसाब से कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस पढ़ा कि ये तुरंत अचीव होता है, ठीक है, इसको अचीव होने में टाइम नहीं लगता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ाई की, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों इंसुलेटर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो क्यों नहीं हो पाती, ये सब बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, ठीक है क्या। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यूं मानिए कि कंडक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो इस टॉपिक को समझे बिना नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन हो कंडक्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक को समझे बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आज का टॉपिक हमें बताएगा कि कंडक्टर्स में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में वेरी करती है, ठीक है। कंडक्टर्स का केस अलग है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि उसमें चार्ज मूवेबल होते हैं, चार्ज अफेक्ट हो जाते हैं बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैपेसिटेंस वाला चैप्टर भी समझना है, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर भी, तो भी इस टॉपिक को समझे बिना आप कैपेसिटेंस वाला चैप्टर नहीं समझ सकते। गॉट इट। तो ये बात बहुत समझने की जरूरी है कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चीज आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है क्या। तो आज का टॉपिक चालू करने से पहले मैं आप लोग को बोल देता हूं कि प्लीज वॉच दिस लेक्चर, ठीक है, अंत तक। आप इस लेक्चर को एंड तक प्लीज वॉच दिस लेक्चर टू द एंड, राइट। क्योंकि अगर आप ये एंड तक नहीं देखेंगे लेक्चर, बीच में ही कट कर देंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे। अगर आप मेरा ये लेक्चर एंड तक देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको, जो दूसरी एकेडमीज होती है वहां पे जो इसका रीजंस दिए जाते हैं उससे बेटर रीजंस और मोर लॉजिकल रीजंस मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सब जो केसेस होते हैं कंडक्टर्स में, इन सब के जो मैं रीजन दूंगा वो उससे बेटर और लॉजिकल देने वाला, राइट। सो हम लोग आज का लेक्चर चालू करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स, ठीक है। अशराज एकेडमी के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कंसेप्चुअल सीरीज और प्रॉब्लम सीरीज जो है वो साथ की साथ चलती है, ठीक है। तो जो भी आप लोग ये टॉपिक देख रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम सीरीज बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आप लोगों को जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसका एप्लीकेशन समझ में आता है, राइट, कि किस तरह से ये अप्लाई होती है, ये सब बातें वहीं से निकल के आएंगी, ठीक है क्या। तो आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसलिए इस लेक्चर में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। लास्ट लेक्चर पूरा पहला पॉइंट के बारे में था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। मैंने आप लोग को बताया था कंडक्टर्स में, ठीक है, कंडक्टर्स में जो है इस टाइप से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ा है मैंने, ठीक है। जब कंडक्टर्स में रैंडमली चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये आ गई, ठीक है, तो फिर जो चार्जेस है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। ये ग्रीन चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है और रेड चार्जेस नेगेटिव चार्ज है, ये सेपरेट तब तक होते रहेंगे जब तक आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, क्योंकि फोर्स लगते रहेगा और ये फोर्स तब तक लगते रहेगा जब तक इनके कारण जो रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इनसाइड अंदर वाले चार्जेस के कारण एक रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है क्या। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के, ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप लोगों को यही बात समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, दैट आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल इन प्रीवियस लेक्चर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये समझ लिया कि कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? अरे कहाँ जीरो होगी? कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके मास में जो मीट ऑफ कंडक्टर मैं बोलता हूँ, मीट एक मैं टर्म यूज करता हूँ, मीट मतलब मास, ठीक है, तो उसके जो मास में होता है कंडक्टर, जहां पे सॉलिड मास रहता है ना कंडक्टर का, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी। अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, इस टाइप से एक कैविटी बन गई, इसके बाहर कंडक्टर, ये एक प्लेन स्पेस है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो उसके मीट की बात कर रहा हूं, क्योंकि कैविटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं, अरे मीट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस मीट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, तब तक जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना बंद ना हो जाए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, तब तक आपके पास फोर्स इस पे लगते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं हमेशा मीट की बात करता हूँ, मीट ऑफ द कंडक्टर, द मास ऑफ द कंडक्टर, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगी। तो ये पहला लॉ है, पहला पॉइंट है कंडक्टर्स का, कि कंडक्टर्स के मीट में, मास में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इस बात को नोट इट डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे ऊपर, अब अगर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां पे होगी और कैसे होगी वो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी नियर टू इट। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बोल दिया इसने। क्या ये भाई बात, इस बात को समझते हैं। सपोज करते हैं कोई कंडक्टर, सारी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि सपोज कोई एक कंडक्टर है, इस टाइप से कंडक्टर है, मैंने बोला अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, ये सॉलिड कंडक्टर है, क्या है? सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अगर होगी तो बाहर में होगी। ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि चार्जेस सारे सरफेस पे आते हैं। ठीक है, ये चार्जेस सरफेस पे कैसे आते हैं, ये थर्ड लॉ है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं चार्जेस सरफेस पे आते हैं, अंदर में कोई नेट चार्ज होता नहीं है। ठीक है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है अंदर में। तो अगर बाहर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो जिस भी सरफेस, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, उसके जस्ट नियर सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ ना तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी तरह से हर पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होती जाएगी। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट में आप बात कर लें, वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर में। ठीक है, और क्या बोला गया? और बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, वो किस पे डिपेंड करेगी? इसके जस्ट नियर सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, इसका जो नियर सरफेस है उस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी। अभी कैसे होता है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूं कि इसके यहाँ पे टूवर्ड्स अलोंग द सरफेस है, मान लेता हूं, तो हमेशा एक चार्जेस पे फोर्स लगते रहेंगे क्या? तो फिर से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा क्या? अगर अलोंग दी सरफेस है और सरफेस पे तो चार्ज होते हैं, ये हम लोग थर्ड लॉ में देखेंगे कि सरफेस पे ही चार्ज होते हैं, थर्ड लॉ में देखेंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि सरफेस पे चार्जेस है और अगर अलोंग दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, अलोंग दी सरफेस इस टाइप से, ठीक है, तो सरफेस पे फोर्सेस लगते रहेंगे, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगा। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, और सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे तो चार्जेस ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे तब तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो जाए। चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, ठीक है,
होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला केस पहुंचने से पहले हो सकता है कि अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पहुंच गया मतलब चार्जेस पूरे रीअरेंज हो चुके हैं क्या, अब चार्जेस मूवमेंट बचा नहीं, अब चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हर पॉइंट पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि उस पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रुक चुका है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुई, अलोंग द सरफेस आ गई, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पहुंचा कहां, ठीक है। तो अगर चार्जेस पे फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे तब तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंडक्टर्स में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द नियर सरफेस, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इसके जस्ट नियर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस पॉइंट पे सिग्मा पे चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन भी निकल के आता है, देखते हैं वो क्या आता है। सपोज मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मुझे डायरेक्शन पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बोलता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर, तो मैं यहां पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देता हूं। क्यों बनाया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गॉसियन सरफेस मैं उस तरह से चूज करूंगा ताकि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट DA वेक्टर निकालने में इजी हो जाए, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना आसान करना था, इस हिसाब से मैं गॉसियन सरफेस चूज करूंगा। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो मैं एरिया वेक्टर भी वैसा चूज करूंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, ताकि E डॉट DA EDA बन जाए। मैंने बताया हुआ आप लोगों को गॉस लॉ में अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सब बातें एक्सप्लेन की है, डू वॉच दैट लेक्चर। तो सिंस इट इज परपेंडिकुलर और सिलिंड्रिकल सरफेस बनाने से, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने से क्या हुआ कि ये जो कर्व्ड पार्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी में भाग नहीं लेगा क्या, अरे इलेक्ट्रिसिटी इसी के अलोंग है, और इसका DA वेक्टर कर्व्ड पार्ट कैसे होगा क्या, तो E डॉट DA तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो है दोनों जो सिलिंड्रिकल पार्ट भाग लेंगे, दोनों सिलिंड्रिकल नहीं सॉरी ये सर्कुलर पार्ट, जो सिलेंडर सरफेस का ऊपर और नीचे का जो सर्कल होगा सिर्फ वो भाग लेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख सकता हूं, अगर इसका मैं DA वेक्टर बोल दिया, टोटल एरिया DA था, बहुत छोटा सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया मैंने क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे निकालना था, एकदम छोटा सा DA वेक्टर का, एकदम बहुत छोटा, ठीक है, एकदम DA रेडियस वेरी इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू, DA एरिया इज इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा DA एरिया पे मैंने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैंने बोला ये कर्व पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस कर्व पार्ट है और DA वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस कर्व पार्ट। ये अंदर वाला करेगा क्या, नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, बस बाहर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और उसको मैं बोल सकता हूँ E मैग्नीट्यूड, ठीक है। उस पॉइंट पे सपोज E मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट पे, और ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, DA वेक्टर के अलोंग है, तो E डॉट DA को मैं EDA लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड को मैं यहाँ की चार्ज डेंसिटी, सिर्फ ये वाला पार्ट एनक्लोज कर रहा है क्या, इसको देखो ये वाला पास इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया क्या, तो उसको मैं सिग्मा इंटू DA बोल दूं, अरे सिग्मा इंटू DA बोल सकता हूं। सपोज DA एरिया कंडक्टर का एनक्लोज्ड है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी वहां पे, तो सिग्मा इंटू DA बोल दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटीग्रल जो है वही बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये DA एरिया पे, तो इसको मैं E वेक्टर डॉट DA का मैग्नीट्यूड EDA बोल देता हूँ फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय DA एरिया, और इंटीग्रेट करने की जरूरत थोड़ी है, वो DA एरिया पे ही बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू सिग्मा DA, ये DA से DA कैंसल आउट, और इलेक्ट्रिक फील्ड Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालूंगा, किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। मैं तुरंत एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दूंगा, ये पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सिर्फ ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, कर्व वाला पार्ट भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स EdA होगा, और इसके कारण चार्ज एनक्लोज सिग्मा DA बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये वाला चार्ज DA से DA कैंसल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। तो हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पढ़ ली किसी भी सॉलिड कंडक्टर्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीट ऑफ द कंडक्टर 0 होगी, मीट में जहां पे उसका मास होता है सॉलिड कंडक्टर का, वहां पे 0 होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने पढ़ी, सरफेस की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, और आपका वहां की चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और उसका मैग्नीट्यूड कैन बी ऑलवेज रिटन एज द चार्ज डेंसिटी near to which electric field is found out, and it is divided by epsilon naught, sigma by epsilon naught, very important। ठीक है, खत्म। अब इसके कुछ हम लोग कंक्लूजन्स देखते हैं इन पार्ट्स के, कि इनका कंक्लूजन क्या बनता है ऊपर के दो पार्ट मिला के। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। Since electric field inside the conductor at its meets is always 0, then the whole conductor is said to be equipotential। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या बोल रहा है। देखो, ये सबसे पहले बोल रहा है कि कंडक्टर्स की जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, मतलब अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को कि अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट नहीं है, अगर होगा तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक अलोंग द सरफेस कंपोनेंट 0 नहीं हो जाता, सिर्फ परपेंडिकुलर टू सरफेस कंपोनेंट नहीं बच जाता। ठीक है क्या? तो अलोंग द सरफेस अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो हो गया खत्म बात। तो E डॉट dr 0 मतलब dv 0। अरे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? पोटेंशियल का हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरिलेशन का। क्या पढ़ा है? dv इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, ये dr वेक्टर आप अलोंग द सरफेस लेके चलिए। सपोज करते हैं अलोंग द सरफेस पोटेंशियल चेंज में देख रहा हूं, dr वेक्टर इज सपोज अलोंग द सरफेस, मान लेते हैं अलोंग द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब E डॉट dr 0 हो गया क्या? मतलब माइनस dv 0 हो गया क्या? मतलब dv 0 हो गया क्या? मतलब v कांस्टेंट हो गया अलोंग द सरफेस, मतलब पोटेंशियल अलोंग द सरफेस वेरी ही नहीं कर रहा है, बिकॉज E डॉट dr 0 है। अरे E डॉट dr 0 है, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम लोगों ने वैसे भी पता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा है, तो वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही पोटेंशियल को रिड्यूस करता है क्या? अरे किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां से यहां जाते पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है क्या? राइट, और इसके परपेंडिकुलर वाली सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो बस यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि ये जो सारी सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं V बोलूं और इसके जस्ट अलोंग द सरफेस मूव करूं तो ये भी पोटेंशियल V हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर इसके बाद जस्ट अलोंग द सरफेस मूव करूं तो ये भी पोटेंशियल V हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इस डायरेक्शन में। फिर अलोंग द सरफेस मूव करूं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये भी पोटेंशियल V। dv 0 है, अरे dv 0 है तो पोटेंशियल सेम v2 माइनस v1, तो फिर अलोंग दी सरफेस मूव करूं तो ये पोटेंशियल v। ऐसे करके मैं पूरी सरफेस पे मूव करता जाऊं तो ये पूरी की पूरी जो सरफेस है कंडक्टर की वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी सरफेस जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी, क्योंकि अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने तो बोल दिया कि ये जो सरफेस है कंडक्टर की, अरे कंडक्टर्स की जो ये सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल है, ये सरफेस। और हम लोगों ने एक बात और भी बोली है, अरे एक बात और बोली है, ये कंडक्टर्स की ये वाली सरफेस इक्विपोटेंशियल होने के साथ साथ हम लोगों ने एक बात और भी बोली है। क्या बोली है? ठीक है, सारा जो ब्लू पॉइंट से मैं मार्क कर रहा हूँ ये सरफेस बना रहा हूं मैं, जो कि इक्विपोटेंशियल है।
हम लोगों ने ये भी बोला है कि इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ से मूव करना चालू कर दो। देखो यहाँ से मैं इधर मूव किया और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में भी डीवी जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ई डॉट डी आर जीरो मतलब डीवी जीरो, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल वी था इस पॉइंट का पोटेंशियल वी। फिर यहाँ से इधर मूव कर लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, डीवी जीरो मतलब ये भी पोटेंशियल वी। यहाँ से इधर मूव कर लो, ये भी पोटेंशियल वी, यहाँ मूव कर लो, यहाँ मूव कर लो, किधर भी मूव करते जाओ। मतलब ये पूरी की पूरा मास इक्वी पोटेंशियल हो गया। क्या पूरा का पूरा मास इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो ये कंडक्टर जो है वो पूरा का पूरा सेम पोटेंशियल कैरी करता है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, कैविटीज वाली बात नहीं आया हूं मैं। कंडक्टर्स में कैविटीज होगी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कंडक्टिंग शेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल हो गया, करेक्ट। तो बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल हो गया, राइट। तो हम लोगों ने ये दोनों पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, कौन सा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये बोलता है सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगी कंडक्टर की, होगी, अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये बोलता है अंदर वाला पार्ट भी इक्वी पोटेंशियल होगा, सब का पोटेंशियल वी होगा ही, क्योंकि सरफेस का अगर सेम पोटेंशियल है तो सरफेस के अंदर मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल चेंज कौन करेगा, ठीक है। तो ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा। अब सी पार्ट करते हैं, कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टर गिव्स यू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। हाँ हो गई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या, तो बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, जिस पॉइंट पे भी आपको सहूलियत हो रही है उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और बोल दो पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल वही है, क्योंकि पूरा का पूरा कंडक्टर एक ही पोटेंशियल है क्या। तो बहुत आसान हो जाता है कभी कभी, ठीक है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, तो वो पोटेंशियल कैलकुलेट करके पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल बोल दो। कब हो जाता है आसान, देखिए सपोज करते हैं आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर था, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर, ये आपके पास सपोज कोई इलेक्ट्रिकल स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर था। अब मैंने प्रूफ कर दिया है कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक बात। अंदर में मीट में इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये भी बात ठीक। मतलब कि पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा, ये भी बात ठीक, ठीक है, पूरा का पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा। अब देखिए इस कंडक्टर पे मान लेते हैं कि बाहर के सरफेस पे चार्ज Q है, प्लस Q मान लेते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आई डोंट केयर, बस बाहर की सरफेस पे चार्ज Q है, इस कंडक्टर का रेडियस R, मानते हैं कंडक्टर का रेडियस R। अब आप देखिए सिंस ऑल द कंडक्टर आर इक्वी पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम है, तो मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर देता हूं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान है क्या मेरे लिए, अरे है। हर चार्ज की दूरी कितनी है, R डिस्टेंस पे, तो इंटीग्रल में K dq बाय R बोल दूं क्या। सपोज इस पॉइंट में कोई dq चार्ज लिया और इसकी दूरी कितनी है, R रेडियस, R डिस्टेंस पे, तो इसके कारण K dq बाय R बोल दिया, और बहुत सारे dq चार्ज जो सरफेस पे ही हैं समेशन कर दिया, तो K Q बाय R आ गया क्या पोटेंशियल। अरे किसके कारण पोटेंशियल आया, ये इस पूरे जो चार्ज है, ये पूरा जो चार्ज है उसका पोटेंशियल आपने इस पॉइंट पे निकाल लिया, इन चार्जेस का। अगर इन चार्जेस का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल लिया और मुझे पता है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा क्या, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल आपको पता है, दैट इज K Q बाय R। अब यहाँ से आप मूव करते रहे किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मतलब ये भी K Q बाय R। इस पॉइंट से इधर मूव कर जाइए, हर पॉइंट का पोटेंशियल K Q बाय R, मतलब इस सरफेस का भी पोटेंशियल K Q बाय R, ठीक है। तो ये मैंने स्फेरिकल जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, उसमें ही बताया था स्फेरिकल शेल वाले केस में। स्फेरिकल शेल वाले केस में मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दिया था इस चार्ज Q के कारण, एंड दैट इज K Q बाय R।
राइट। तो ये पूरा का पूरा सीन्स अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर में भी यही पोटेंशियल हो जाएगा और बाहर में भी यही पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे भी, क्योंकि ऑल आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये कभी कभी बहुत फायदेमंद हो जाता है, सिंस ऑल द कंडक्टर आर इक्वी पोटेंशियल, तो आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो पूरे के पूरे कंडक्टर का ऑटोमेटिकली वही पोटेंशियल हो जाता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को समझने की थी। तो ये तीनों पार्ट एक्सप्लेन हो गए बड़ी अच्छी से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक तो ये एक्सप्लेन हो गया इसलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है, ऑल द चार्जेस आर ओनली प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आगे वाली पार्ट मैंने बताया था, तीसरे बात बताऊंगा मैं कि चार्जेस सिर्फ सरफेस पे क्यों होंगे। ऑल द चार्जेस आर ओनली प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन अ लेयर ऑफ वेरी थिन शीट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 2 एटॉमिक डिस्टेंसेस। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो सारे चार्जेस होंगे ना, वो उस कंडक्टर पे सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, जो भी एक्सेस चार्ज, जो भी चार्जेस हैं वो उस कंडक्टर के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। अंदर में मीट में चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे। मीट का मतलब बता चुका हूं, सॉलिड मास। कंडक्टर्स का जो सॉलिड मास वाला पार्ट होता है वहां पे चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे। सारे के सारे चार्जेस सरफेसेस पे ही प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में, और इनफैक्ट वो जो चार्जेस होते हैं वो बहुत थिन शीट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत थिन शीट की थिकनेस आप देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं, 1 to 2 एटॉमिक डिस्टेंस के ऑर्डर की होती है। दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस के ऑर्डर की आपके पास ये वैल्यू रहेगी, मतलब 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होगी। क्या मीटर्स में बात करूं तो एंगस्ट्रॉम में होगी ये, राइट। तो इतनी पतली शीट्स में ये आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं ये सारे चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस किसी भी कंडक्टर्स में। कितनी बड़ी बात है, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं। नो चार्जेस आर एट द मीट ऑफ द कंडक्टर। मैंने आप लोगों को बताया मीट जो वर्ड है वो मैंने किसके लिए दिया है, सॉलिड मास के लिए। जो कंडक्टर का सॉलिड मास होता है ना, जहां पे सॉलिड मास, ठीक है, मसल्स, कंडक्टर की मसल, वहां पे नहीं होते चार्जेस। ठीक है, तो सॉलिड मास में कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए वो मैंने बता दिया सॉलिड डेंसिटी पार्ट ऑफ द कंडक्टर, जो मीट को डिफाइन करता हूं। ठीक है, इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एक नया कंडक्टर बनाएंगे और वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कोई भी चार्ज। ठीक है, थर्ड पार्ट, सपोज कोई एक कंडक्टर बना दिया मैंने, ये मैंने कंडक्टर बना दिया। ठीक है, अब इस कंडक्टर में देखिए, कंडक्टर को अच्छे से ज्वाइन नहीं किया क्या मैंने, तो बनाना पड़ेगा, ज्वाइन नहीं किया तो। ये एक कंडक्टर बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस कंडक्टर में अंदर में कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सारे के सारे चार्जेस बाहर में ही प्रेजेंट होंगे। एक्सेस चार्ज की बात कर रहा हूँ, नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे तो लेकिन उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, तो मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो सारे के सारे जो एक्सेस चार्ज हैं वो बाहर पे ही होंगे। इस कंडक्टर में एक्सेस चार्जेस बाहर पे ही होंगे, इसके सरफेस पे होंगे। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा यहां पे मैं। अंदर में मैं किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाता हूं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये मेरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब आप देखिए इस गॉसियन सरफेस में आप चार्ज एनक्लोज्ड मैं बोलता हूं, इसके कारण क्यू एनक्लोज्ड है। ठीक है, और इसके गॉसियन सरफेस पे मैं गॉस लॉ लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ई डॉट डी ए का इंटीग्रल अलोंग दिस सरफेस, इस सरफेस के अलोंग, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिख दिया, अरे लिख दिया, गॉस लॉ लिख दिया। अब मुझे पता है कि मीट ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है। क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है मीट ऑफ द कंडक्टर में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो क्या तो उसका फ्लक्स, तो फ्लक्स भी पूरा का पूरा ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। इंटीग्रल में ई डॉट डी ए आप जीरो बोल सकते हैं, मतलब क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो बोल सकते हैं।
which implies that Q enclosed is equals to 0। इजी, बहुत आसानी से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि क्यों कंडक्टर्स के अंदर नेट चार्जेस जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी गॉसियन सरफेस बना लीजिए, किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस नई बनाते जाइए अब आप बोलेंगे कि कहीं पे भी चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनके कारण जो क्यू एनक्लोज्ड है, ये जो गॉसियन सरफेसेस आप लोगों ने बनाई हैं, इनके कारण कोई भी क्यू एनक्लोज नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सरफेस के मीट में। हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा तो हर गॉसियन सरफेस जो है क्यू एनक्लोज नहीं करेगी, मतलब नेट चार्ज एनक्लोज नहीं करेगी। इसीलिए मीट ऑफ द कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं कि चार्जेस नहीं होते। तो चार्जेस नहीं होते तो फिर कहाँ होंगे? सरफेसेस पे। ऑल द चार्जेस आर प्रेजेंट एट सरफेस। सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, हॉलो कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ऑल द चार्जेस आर एट सरफेस। सॉलिड कंडक्टर में इसको आउटर सरफेस लिख दिया, अंदर में तो कोई सरफेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो सॉलिड कंडक्टर की बात हो गई। अब अगर हॉलो कंडक्टर हुआ तो कर देते हैं, हॉलो कंडक्टर में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अरे कोई बड़ी बात है क्या? छोटी सी बात है। अगर यहाँ पे मैं हॉलो कंडक्टर बना देता हूँ, अगर इसको हॉलो कंडक्टर बना दिया मतलब अंदर में कुछ होल है इस कंडक्टर के, अरे खोखला है अंदर से कहीं से, ये कैविटी है समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं जो ब्लू पार्ट से शेड कर रहा हूं उसको मैं बोल देता हूं ये कैविटी है, दिस इज द कैविटी। और रेड पार्ट से जो शेड कर रहा हूं ये वाला पार्ट मीट है कंडक्टर का, दिस इज द मीट। ठीक है, मतलब यहां पे सॉलिड कंडक्टर का मास है, सॉलिड डेंसिटी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये चीज इसमें कैसे लागू होगी? होगी लागू, अरे बिल्कुल होगी। कंडक्टर के तो इस मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकती, तो मैं गॉसियन सरफेस इस मीट में बनाता जाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगी यहाँ पे, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अगर होती तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते, तो चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तो फिर से जो मीट में जो भी पार्ट एनक्लोज कर रहा है, जो भी गॉसियन सरफेस जिस भी पार्ट को एनक्लोज करेगा उसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा। तो इस टाइप की जो गॉसियन सरफेस बनाओगे आप मीट ऑफ द कंडक्टर में, सब 0 चार्ज एनक्लोज करेंगे, मतलब कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है, तो आप हॉलो कंडक्टर्स में बोल सकते हैं कि मीट ऑफ द कंडक्टर्स में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो चार्ज कहां होगा? या तो उसके आउटर सरफेस में होगा या इनर सरफेस में होगा। ठीक है, या तो आउटर सरफेस में होगा या फिर इनर सरफेस में होगा, लेकिन मीट में नहीं होगा। ठीक है, जो सॉलिड डेंसिटी वाला पार्ट है ना उसमें चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर में तो इनर सरफेस पे भी आ सकता है और सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा चार्जेस। ठीक है क्या? तो ये बात यहां से समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कंडक्टर्स में जो है चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेसेस पे प्रेजेंट रहते हैं, और जो सरफेस होती है वो बहुत थिन शीट की सरफेस होती है। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई आपके पास कंडक्टर्स की, कि कंडक्टर्स में चार्जेस कैसे होंगे, ये उसकी बात होगी। ठीक है, और किस कंडक्टर्स की? हम लोगों ने अभी तक सॉलिड कंडक्टर्स की बात करी जिसमें कैविटी नहीं होती। अब बात करते हैं कंडक्टर्स विथ कैविटी, मतलब कोई शेल दे दिया आपको। कंडक्टर्स विथ कैविटी का मतलब क्या है? अरे हम लोगों ने एक शेल की बात की थी ना, इस टाइप का कोई स्फेरिकल शेल दे दिया, सपोज इस टाइप का, जिसके सिर्फ यहां पे मास है, इतना पार्ट के पास मास है, अंदर में खोखला है, हॉलो है, ये वाला पार्ट हॉलो है। इसमें क्या होगा? कोई भी एक कंडक्टर दे दिया, इसमें छोटी सी कैविटी है, ये पार्ट हॉलो है, इसी पार्ट में मास है बस। इस केस में क्या करेंगे? ठीक है क्या? ठीक है, तो इस टाइप के केसेस में क्या होगा वो हम लोग को देखते हैं कि कंडक्टर्स विथ कैविटी के केस में क्या होंगे, क्या अलग अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं कि चार्ज फ्री कैविटी। पहला केस मैंने क्या बोला कि जो कैविटी बनी है ना, जो कंडक्टर्स की कैविटी बनी है, ऊपर जो डिस्कस किए हैं, ठीक है,
अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसमें कैविटी है, तो मीट ऑफ द कंडक्टर्स में तो वो सारी बातें होल्ड करेंगी जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की है कि यहाँ पे इस मीट में क्यू नेट 0 होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। इस मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब इसका जितना पोटेंशियल बाहरी सरफेस का, ठीक है, उतना ही इसका पोटेंशियल। इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी परपेंडिकुलर्स होंगी। ये सब बातें होल्ड करेंगी, ठीक है, जो ऊपर डिस्कस किए। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एक कैविटी बन गई, इसलिए इनर सरफेस भी क्रिएट हो गई। क्या, एक अंदर की सरफेस बन गई है। तो जिस हिसाब से आपकी आउटर सरफेस बिहेव करती है ना सॉलिड कंडक्टर्स में, वैसी हॉलो कंडक्टर्स में, एक खोखले कंडक्टर्स में इनर सरफेस भी उसी हिसाब से बिहेव करती है। और उनमें कुछ केसेस डिफरेंट हो जाते हैं इस इनर सरफेस के चार्जेस के लिए, ठीक है। तो इस इनर सरफेस के चार्जेस के लिए केसेस अलग बन जाते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है अलग से, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी वही चीजें होंगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी अरे होगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये, ठीक है। यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी और उसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सारी बातें होल्ड करेंगी, बस अंदर में किस हिसाब से स्टडी होगी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस कि यहाँ पे जो कैविटी बनी है कंडक्टर की, उसमें चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस, चार्ज फ्री कैविटी। तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। इफ द कंडक्टर कंटेन्स अ चार्ज एट द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे चार्ज है, सपोज यहाँ पे आउटर सरफेस पे मैंने प्लस क्यू का चार्ज एज्यूम कर लिया, एंड द कैविटी हैज नो चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैविटी में 0 रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, राइट। मीट में तो 0 होती है, मैंने आप लोगों को बताया कि मीट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे, और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक वहां पे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती, मतलब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, उनको कोई मूव कराने वाला होना, तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, और ये तो अंदर एयर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, लेकिन वो भी नहीं आएगी अगर चार्जेस जो हैं वो कैविटी में नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर चार्जेस कैविटी में नहीं होते और आउटर सरफेस के पास कोई चार्ज होता भी है सपोज, ठीक है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द चार्ज एट द इनर सरफेस इज ऑल्सो 0। मैंने बताया कि इनर सरफेस आउटर सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो इनर सरफेस पे चार्ज जो है वो पैदा नहीं होगा। द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस विल बी 0 अगर कैविटी में चार्ज नहीं होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे उस चीज को समझते हैं, ठीक है। दो बातें बोली मैंने, क्या बोली कि अगर आपके पास कैविटी में चार्ज नहीं हुआ तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी 0। नेट चार्ज इस सरफेस पे नहीं पैदा होगा, नेट चार्ज इस सरफेस पे नहीं पैदा होगा, ये भी बोला मैंने, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगी, ये बात समझने की है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये जो कंडक्टर था जिसके आउटर सरफेस में चार्ज Q था, उसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उसको कैसे एक्सप्लेन करें। देखिए, मैं मानता हूं कि इस कंडक्टर में कैविटी नहीं थी, ठीक है, तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और इस कंडक्टर में जब कैविटी थी तब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सेम चार्ज Q में, सेम चार्ज Q में, तो मैं एक कंडक्टर बनाता हूं, यहाँ पे ये कंडक्टर बना दिया, सेम कंडक्टर, जब उसमें ये जो कैविटी मैंने की है वो नहीं थी और इसको प्लस Q चार्ज दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये एक इमेजिनरी कैविटी बना रहा हूं जो बाद में बना दी गई इस पॉइंट पे। अब आप देखिए, इस कंडक्टर में इस प्लस Q चार्ज के कारण, ठीक है, इसके पूरे मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी क्या? इसके हर पॉइंट पे अंदर इनसाइड इस मीट दैट इज मास, सॉलिड मास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और यहाँ पे भी 0 रहेगी क्या? अरे यहाँ पे भी 0 रहेगी हर पॉइंट पे, और ये 0 किसके कारण है? इस प्लस Q चार्ज के कारण। ये प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मतलब इसको जो आपने चार्ज दिया है, ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों केस में कि इसके जो इस मीट में ना, इस मीट में सॉलिड मास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसके इस पार्ट में, राइट। तो दोनों केस में ये प्लस Q चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि यहाँ पे इसके, जब यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर था, जब विदाउट कैविटी, सेम कंडक्टर विदाउट कैविटी,
विथ सेम आउटर सरफेस चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों सरफेसेस में चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि इसके मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों केस में सेम है। सेम मतलब आइडेंटिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हो गया मतलब इसके जब सॉलिड कंडक्टर था तो इस पार्ट में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, क्योंकि उस समय तो यहाँ पे मीट था, उस समय यहाँ पे मास था सॉलिड कंडक्टर का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगी? अगर ये आउटर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसा का वैसा ही है जैसा यहाँ पे था सॉलिड वाले केस में। ठीक है, तो सॉलिड वाले केस में तो इस इमेजिनरी कैविटी की जो मैं बात करूं जहां पे एक्चुअल मास है वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी ना, क्योंकि यहाँ पे मास था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही है ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे, ठीक है, जो यहाँ पे मास है, ये जो मास है ना इसमें और इसका यहाँ वाला मास, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट चेंज्ड when the cavity is made and when the cavity is not there। ठीक है, सेम कंडक्टर पे मैंने जब कैविटी कर दी ना विदाउट चार्ज, ठीक है, तो भी इसके हर पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसके हर पॉइंट पे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सोचने की कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे नहीं चेंज होता है, राइट। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यहां से देखिए इस आउटर सरफेस पे जो चार्जेस हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पार्ट में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्यों पैदा हो जाएगी? और यहाँ पे कहाँ से पैदा हो जाएगी? ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, ये जो आपका मीट है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को आने ही नहीं देगा बिकॉज ऑफ दिस आउटर सरफेस चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कैसे हो जाएगी, राइट। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो हम लोगों ने तो एक बात समझ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी 0 होगी, और उसको आप लोगों ने को मैंने दो तरीके से समझाया। पहला तरीका कि इस सेम कंडक्टर को आप सॉलिड कंडक्टर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और सॉलिड कंडक्टर एज्यूम करके सेम चार्ज दे दीजिए और बोलिए कि आपका देखिए जब सॉलिड कंडक्टर था तो इस कैविटी में तो मास था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। ठीक है क्या? और जब मैंने कैविटी क्रिएट कर दी तो सिंस एट एवरी पॉइंट इन द मास, यहाँ पे जो जिसपे मास है, जहां पे कैविटी नहीं, जहां पे मास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एज इन द केस ऑफ दिस सॉलिड कंडक्टर। मतलब जो आउटर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर वो चेंज नहीं हुआ है तो उस केस में इस पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो 0 थी, अभी भी इसी पार्ट में वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे आप प्लस क्यू का चार्ज दे दिए और उसके कारण इस पार्ट में ये वाला जो मीट वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर पेनिट्रेट करने देगा ही नहीं। तो देगा ही नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यों? नहीं आएगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर इफ इट इज चार्जलेस, चार्ज नहीं है कैविटी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है क्या? अब हम लोग बात करते हैं इसके इनर सरफेस की चार्ज की। देखिए द चार्ज एट इनर सरफेस 0 हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए चार्ज एट इनर सरफेस 0 तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके कंडक्टर के अंदर इस कैविटी को कवर करते हुए आप एक गॉसियन सरफेस बना दीजिए इमेजिनरी। ये आपने गॉसियन सरफेस बना दी इस कैविटी को कवर करते हुए। ठीक है, अब मुझे पता है कंडक्टर के अंदर उसके मीट में उसके मास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है, मतलब ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ये टर्म 0 हो गई क्या? मतलब Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट 0, मतलब इस गॉसियन सरफेस का नेट चार्ज एनक्लोज कितना होगा? 0 होगा। अरे 0 होगा तो अंदर में यदि कोई चार्ज नहीं है, और सिंस ये जो मीट कवर कर रहा है गॉसियन सरफेस ने जितना मीट एनक्लोज किया है वहां पे भी कोई चार्ज नहीं है, अंदर में भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास भी कोई नेट चार्ज नहीं होगा। मैंने क्या बोला? इसके पास भी कोई नेट चार्ज नहीं होगा इनर सरफेस में कोई नेट चार्ज नहीं हुआ। इजी, वेरी इजी। हम लोग इनर सरफेस में नेट चार्ज 0 तो गॉसियन सरफेस बना के आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, Q एनक्लोज 0। इस मीट में इलेक्ट्रिक जो है चार्जेस प्रेजेंट होते नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो आपका इनर सरफेस पे भी चार्जेस आपका 0 होना पड़ेगा क्योंकि कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक पार्ट एक्सप्लेन हो गया है। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। अ कैविटी कंटेन्स अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर कोई चार्ज कंटेन करता है कैविटी,
then equal and opposite charge develops at the inner surface of cavity। इस पार्ट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, समझते हैं क्या बोल रहा है। सपोज करते हैं कोई ये कंडक्टर है जिसके पास कैविटी है, ठीक है। अब ये चार्जलेस कैविटी नहीं है, अब इसके पास सपोज कोई क्यू चार्ज आ गया, कैविटी के अंदर आपने चार्ज भर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कैविटी के अंदर आपने चार्ज भर दिया, तो फिर एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज माइनस क्यू इसके सरफेस पे, इनर सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, कर सकते हैं। फिर से मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लूं, क्या ले लेता हूं, इस कैविटी को कवर करते हुए मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली और उसके अंदर ई डॉट डी ए को 0 बोल दिया, जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये तो 0 होगा ही, आप लोगों को पता है, जो 0 मैंने बोला क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होती नहीं है। अरे मीट ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो फ्लक्स तो 0 होगा ही। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो क्यू एनक्लोज 0 होगा। क्या इंप्लाई करता है ये, क्यू एनक्लोज 0 होगा इस गॉसियन सरफेस में, लेकिन इसके अंदर तो एक चार्ज एनक्लोज है प्लस क्यू, तो नेट चार्ज इसके पास 0 होना चाहिए। और ये जो मीट कवर हुआ है इसमें तो कोई नेट चार्ज होता नहीं है, क्योंकि होगा तो वो मूव करने लग जाएगा। हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि मीट में कोई चार्ज होता नहीं, तो कहां पे चार्ज होगा, इस प्लस क्यू को 0 बना रहा होगा जो माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे एक माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा, जो इस प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मिलके क्यू एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस 0 बना रहा होगा। तो हम लोगों ने एक और बात सीख ली, अगर कैविटी के अंदर चार्ज होगा तो एक ब्रह्मास्त्र पैदा होगा और इस इनर सरफेस को वो माइनस क्यू बना देगा, ठीक है। ये बात हम लोगों ने सीखी। हमेशा अगर कैविटी के अंदर जितना भी चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड ऑपोजिट इन साइन, क्रिएट कर दो उसके इनर सरफेस पे, बस क्रिएट कर दो उसके इनर सरफेस पे, ठीक है। एंड सिंस आप अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज क्रिएट कर रहे हो और ये एक कंडक्टर आइसोलेटेड है, अगर ये कंडक्टर आइसोलेटेड है तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रिक बैलेंस रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेट बैलेंस रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया है सबसे फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्व रहते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसके इनर सरफेस में इस कंडक्टर के माइनस क्यू पैदा हो गया, तो आउटर सरफेस में प्लस क्यू पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है जो समझने की है आप लोगों को, कि अगर कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज हुआ तो उसी कैविटी के बाहर नहीं, इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है क्या, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, इन द फर्स्ट केस मतलब चार्ज कैविटी वाला केस की बात कर रहा हूं, ये वाला फर्स्ट केस। इन द फर्स्ट केस द आउटर चार्ज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो आउटर प्लस क्यू चार्ज दिया था मैंने पहले केस में, उसके कारण अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हुई थी क्या, अरे नहीं हुई थी। आउटर सरफेस के चार्ज के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती नहीं है, क्योंकि ये जो मीट है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर पेनिट्रेट करने देता ही नहीं है, सब बाहर जाओ बोलता है, निकलो, अरे बाहर निकलो यहाँ से, मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा बोलता है ये। तो इस बाहर वाले चार्ज के कारण कुछ भी आ जाए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती ही नहीं है। तो इस बाहर वाला सरफेस सिर्फ बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अंदर में कुछ नहीं बनाता, ठीक है। तो इन द फर्स्ट केस द आउटर सरफेस चार्ज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, एंड इन द सेकंड केस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इनर चार्जेस, दैट इज इनर चार्जेस मतलब सेकंड केस में मतलब जब कैविटी में चार्ज आ गया था, सेकंड केस में कैविटी में चार्ज आ गया था ना, तो सेकंड केस में बोल रहा है जो कंबाइंड इफेक्ट है इनर चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट मतलब चार्जेस इनसाइड द कैविटी एंड द इनर सरफेस, ये है इनर चार्जेस। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये है इनर चार्जेस प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इनका कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, कंडक्टर को कंट्रीब्यूट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट, मतलब द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इनर चार्जेस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। दिस इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है, और इस माइनस क्यू चार्ज के, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो अंदर रखा हुआ है,
इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो अंदर है कंडक्टर के, उसके कारण कोई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अरे शील्ड है, शील्ड है। तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे मिला के वो अंदर ही रखो, अंदर वाले को बोल रहा है, शील्ड बना दिया एक। और ये बोल रहा है प्लस क्यू को जो यहाँ पे था बाहर वाले सरफेस पे, इसको बोल रहा है कि तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखोगे वो बाहर तक ही सीमित रखो। मतलब कौन एज अ शील्ड काम कर रहा है, जो बाहर को अंदर पेनिट्रेट करने नहीं दे रहा, ये कंडक्टर। दिस कंडक्टर इज एक्टिंग एज अ शील्ड, ढाल, ढाल की तरह काम कर रहा है, जो बाहर वाले सरफेस को अपना इंडिपेंडेंट वेरिएशन रखने के लिए मजबूर कर रहा है, और इसके अंदर जो कैविटी के अंदर जो चार्जेस थे इनका कंबाइंड इफेक्ट इंडिविजुअली मेंटेन करने को मजबूर कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ शील्ड, एज अ ढाल, राइट। इन दोनों के कारण बाहर में कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर से कंडक्टर आ गया। क्या ये बोलेंगे हम दोनों मिला के अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर भेजना चाहेंगे, तो कंडक्टर बोलेगा नहीं, मैं यहां से तो जाने दूंगा नहीं। अरे यहां से जाने वो कैसे देगा? नहीं देगा, क्योंकि कंडक्टर्स के मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड ला नहीं सकती, तो बाहर कैसे जाएंगी? तो इनके कारण कंडक्टर्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, और इसके कारण बाहर वाले चार्जेस के कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती। बाहर से कोई अंदर ना आ सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके। ठीक है, गाना सुना होगा आप लोगों ने, ये वैसे ही कुछ हो रहा है। कंडक्टर बोल रहा है बाहर से तो ना मैं किसी को अंदर आने दूंगा और ना अंदर से किसी को बाहर आने दूंगा, जो जैसा है वैसा ही पड़े रहो, राइट। तो दिस फिनोमिना ऑफ कंडक्टर जो बहुत बेहतरीन फिनोमिना है, और इसका एक बहुत जो है डे टू डे लाइफ में यूज भी है कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। सपोज ऐसा ज्यूम करिए, एक मेटेलिक शेल ले लीजिए आप, बड़ा सा मेटेलिक शेल, ठीक है, जिसकी थिकनेस कोई एक टी है, और उसके अंदर आप खड़े हो जाइए, अपना घर बना लीजिए। तो बाहर में जो भी चार्जेस होंगे वो आपको इफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। बाहर में कोई भी चार्जेस खड़ी कर दो, अरे बाहर में कोई भी चार्जेस आने दो, ये जो शेल है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर पेनिट्रेट करने ही नहीं देगा। यहाँ पे वो ऐसा चार्जेस बना लेगा, ऐसा चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इसके आउटर सरफेस में कि वो सब मिला के आप इसके अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएंगे वो लोग, राइट। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल फिनोमिना इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और अगर आप अंदर में भी कुछ कर रहे हैं तो बाहर वाले लोग भी आपसे कोई इफेक्ट नहीं रख पाएगा। बाहर में भी जो लोग वो बोलेंगे आप अंदर में कुछ भी करते रहो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने बाहर पेनिट्रेट करने नहीं देगा। दिस कंडक्टर विल ऑलवेज एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन द आउटर वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाहर से कोई अंदर ना जा सके, अंदर से कोई बाहर ना आ सके। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, आप लोग उसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है कंडक्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बात कंडक्टर की हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, एक कंडक्टर विद अ कैविटी बनाता हूं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग सीखते हैं। सपोज दिस इज अ कंडक्टर विद अ कैविटी, इनिशियली चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बोलूंगा बाहर में कोई भी चार्जेस आप क्रिएट कर दो, इसके मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर इसके मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना के बोल सकता हूं, कैसा भी गॉसियन सरफेस बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फ्लक्स जीरो, क्यू एनक्लोज जीरो, मतलब मीट में क्यू भी जीरो होगा, क्यू नेट। ठीक है, मीट में कोई नेट चार्जेस पैदा नहीं हो सकते, मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट चार्जेस जीरो। ठीक है, ये दो बात हो गई। तीसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये इनर में भी वैलिड होगी, इनर सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि अलोंग द सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती तो चार्जेस मूव होने लग जाएंगे, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक उनके अलोंग वाला कंपोनेंट जीरो ना हो, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ना बच जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और उसकी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैविटी में एक चार्ज Q आ जाए तो सेम चार्ज एक माइनस Q यहाँ पे डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस कैविटी को कवर करता हुआ मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके
ये सिंस मीट में है गॉसियन सरफेस, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो नेट चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए। ये मीट के अंदर कोई नेट चार्ज होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इनर सरफेस इस प्लस क्यू को बैलेंस करता हुआ माइनस क्यू जनरेट करेगा। ठीक है, तो अगर कैविटी में चार्ज क्यू है तो उसके सरफेस में एक माइनस क्यू चार्ज जनरेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलता है बाहर कुछ भी चार्ज आने दो, ये कंडक्टर एज अ शील्ड काम करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देगा बाहर से। ठीक है, सिंस और ये दो अंदर में चार्जेस रखें, इसके इनर सरफेस और एक कैविटी का चार्ज, इसको भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाने नहीं देगी। ठीक है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। अगेन इट इज एक्टिंग एज अ शील्ड। ठीक है, तो ये सब फिनोमिनाज होते हैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक पॉइंट और मिस हो गया बस, कि अगर यहाँ पे चार्जेस नहीं है, यहाँ पे चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी भी जीरो होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर पेनिट्रेट करने ही नहीं देगा। वैसे कवर हो गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण, राइट। तो यही सब इंपॉर्टेंट बातें होती है जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन में आज की जो पूरी बातें हैं वो सीख ली। बस ये बात आप लोगों को पता हो, आप लोग कंडक्टर्स के मास्टर हो चुके हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो डू लाइक माई लेक्चर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपको इतनी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।